नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडॉप्शन के बारे में। भाई अच्छा प्रोसेस है ना, किसी एक परिवार को बच्चा मिल जाए और किसी बच्चे को माता पिता मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। ठीक उसी प्रकार की है हमारी आज की यह वीडियो। हालांकि हमारा जो आज का चर्चा में आने का विषय है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि रीज़न यह है कि उच्चतम न्यायालय ने हमारे देश में अडॉप्शन का जो प्रोसेस है ना वो बहुत अधिक स्लो है, और उसी स्लो प्रोसेस के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा है कि इस प्रोसेस को ठीक करने की ज़रूरत है, इसको सहज बनाने की ज़रूरत है, ताकि माता पिता जो भी हो वो पेरेंट्स इजीली बच्चे तक पहुंच पाए और बच्चा जो है उसको भी माता पिता ठीक से मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि प्रोसेस आप इजी कर दीजिए, तभी तो हर एक चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो अभी जो डांट लगी है वो किसको लगी है? सीएआरए को, यानी कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को। कहा है कि देखिए आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए एक बच्चे को अपने माता पिता तक पहुंचने के लिए एवरेज 3 वर्षों का वेट करना पड़ रहा है, यानी कि आपका जो पूरा प्रोसेस है ना वो जाकर के 3 वर्षों में कंप्लीट हो रहा है। इस वजह से हमारा अभी जो देश में अनुपात है वो मात्र 10% ही रह गया है, यानी कि 1 वर्ष में आप लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जितने टोटल अनाथ बच्चे हैं उनमें से केवल 10% को ही हम वार्षिक रूप से घर दे पा रहे हैं, जो कि गलत है। ज़रूरी है कि इस रेशो को और अधिक बढ़ाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रक्रिया में, नियमों में सुधार करें। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मामले आए हैं, तब सुधार किया गया था। इसकी बात भी हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं देश में क्या क्या कानून है, कैसी व्यवस्था है और कौन व्यक्ति किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। हालांकि उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग देखें एक प्रश्न जो इस खंड से आपके लिए आ सकता है एग्जाम में। प्री में आप इसका इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, हालांकि आपके GS2 में इसका विशेष महत्व रहेगा, वहाँ आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसे आता है तो वहाँ भी आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। समझते हैं अन्य बातों को। तो देखिए उच्चतम न्यायालय ने जो पूरा मामला देखा जाना समझा है वो देखा है एक पिटिशन की वजह से। एक याचिका लगाई गई और याचिका में कहा गया कि भारत आज के समय में पूरी दुनिया की अनाथ राजधानी बन गई है, यानी कि आपके यहाँ पूरी दुनिया में सबसे अधिक अनाथ बच्चे रह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद, हर एक चीज़ सुव्यवस्थित होने के बावजूद आप उन बच्चों को घर नहीं दे पा रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। और यह माना गया कि 3 साल में एक बच्चा अपने लिए घर देख पा रहा है, प्रोसेस बहुत अधिक स्लो है। क्लियर है बात? तो न्यायालय ने कहा देखिए व्यवस्था आप ठीक कीजिए। सीएआरए से कहा, तो इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले हम समझें सीएआरए को की है क्या और क्या क्या दायित्व इसको मिले हुए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यह हमारे देश की एक नोडल संस्था है। किस मामले में? अनाथ बच्चों के लिए, आत्मसमर्पित बच्चों के लिए और परित्यक्त बच्चों के लिए। तीनों श्रेणियां अलग अलग हैं। आत्मसमर्पित जो खुद से जुड़े हुए हैं, खुद के लिए ही जीवन जी रहे हैं। अनाथ माता पिता थे बट अब नहीं है, तो पटरियों पर रह रहे हैं या कहीं फैक्ट्रियों में रह रहे हैं, मतलब जहाँ भी जीवन चल रहा है बिता पा रहे हैं। जैसे भी परित्यक्त वो बच्चे जिनको माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया। देखते हैं ना मूवीज़ में, सीरियल में कई बार होता है कि माता पिता बच्चे को छोड़ जाते हैं, परिवार में ज़्यादा बच्चे होने के कारण या कुछ अलग कारण होते हैं, या फिर हो सकता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती कि बच्चों को ठीक जीवन दे पाए, तो एक समय के बाद कुछ अजीबोगरीब निर्णय लेने पड़ जाते हैं। बट उसके लिए हमारे देश में व्यवस्था है, क्योंकि 1990 में एक प्राधिकरण हमने बनाया सीएआरए। यह जो प्राधिकरण है यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है, अनाथ बच्चों के लिए घर ढूंढता है। हालांकि हर एक चीज जांच परख लेने के बाद, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को भी कहा ठीक है आपको लेना ले जाओ, नहीं, एक पूरा प्रोसेस है। देखा जाता है कि माता पिता बच्चे को संभालने योग्य है या नहीं है। नियम है कि अगर एक अकेला यदि मेल पेरेंट है तो उस स्थिति में उसे एक कन्या गोद में नहीं दी जा सकती। यदि एक माता है, अकेले हैं आप, तो ऐसी स्थिति में आप लड़का और लड़की दोनों को ही गोद ले सकते हैं। हालांकि स्थिति बदल गई है। वहीं साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को भी 2018 में कह दिया गया था कि ठीक है आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं, पर तभी जब आप बच्चों को अच्छा जीवन देने में सक्षम हो, उनको एक अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हो। क्लियर है बात? तो यह जो प्राधिकरण है यह मुख्य रूप से काम करता है हमारे देश के अनाथ बच्चों के लिए। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति ही उन बच्चों को अडॉप्ट करें। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश से बाहर रह रहा है, वह भारतीय है, तो वह अडॉप्ट कर सकता है। वहीं साथ साथ अगर वह एनआरआई भी है तो उस स्थिति में भी वह अडॉप्ट कर सकता है। यह व्यवस्था हमारे देश में है। हालांकि एक खास व्यवस्था यह भी है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अडॉप्शन को, इंटरनेशनल अडॉप्शन को भी फॉलो करते हैं। अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है, वहीं रहता है, हो सकता है वह विदेशी क्यों ना हो, पर वह चाहता है किसी भारतीय बच्चे को गोद लेना, यह व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर है, क्योंकि एक कन्वेंशन है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसकी बात भी आगे की जाएगी।
तो CARA के पास काम किया है। पहली और मुख्य जिम्मेदारी तो उसके पास है पूरे देश में समझना कि कहाँ कहाँ कौन से बच्चे हैं। पहले बच्चों को अपने अंडर लाना, समझना, देखना कि किस आयु वर्ग के हैं आप, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, हर एक चीज़ देखना, जानना, समझना, अपने तहत रखते हुए उनके लिए माता पिता की खोज करनी है। तो जितने लोगों ने अडॉप्शन के लिए आपके पास अप्लाई किया हुआ है, पहले आप देखेंगे कि उनका जो एप्लीकेशन है वो कितना अधिक ठीक है, और उसके बाद उनके लिए एक गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, यानी कि एक टीम घर जाएगी, देखेगी कैसा माहौल है, कैसे रहते हैं, अच्छा जीवन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आप इस मामले में पास हो जाएंगे, उसके बाद ही आपके लिए बच्चों को रेफर किया जाएगा। शुरुआत में ही आपको बोला जाएगा कि आप मिनिमम 1 या 6 बच्चे अपने लिए चूज करें। आपको प्रोफाइल दे दी जाएगी बच्चों की, आपको चूज करना है। मर्जी है 1 ही चूज करें, मर्जी है 6 चूज करें, अंतिम निर्णय बाद में लेना है। ठीक है, जब आप पास हो जाएंगे तब आप अंतिम निर्णय लेंगे, आपको बच्चे रेफर कर दिए जाएंगे। उसके लिए आदेश तैयार करने का कार्य भी यही प्राधिकरण करेगा। तो केवल यहीं तक का प्रोसेस नहीं है, जब आप बच्चों को गोद ले लेंगे तो उसके बाद भी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है। और सिर्फ माता पिता के लिए, एक परिवार के लिए ही यह ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता, बल्कि अलग अलग जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, अगर उनके यहाँ पर प्रॉपर माहौल है, वो ट्रस्ट बनाए हुए हैं और वह चाहते हैं कि बच्चों को हम रखें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा माहौल दें, उस स्थिति में भी उन संस्थाओं को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इसी प्राधिकरण से संपर्क करना पड़ता है, और संपर्क करते हुए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। अगर आपने एक बार उस प्रमाण पत्र को ले लिया तो उसके बाद आप यहाँ से मुक्त हैं, आप बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं फ्रीली। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑडिट समय समय पे होता है, एक टीम आपके यहाँ विजिट करती है, हर एक मामले को देखती है और आपके यहाँ कितनी सुविधाएं हैं उसका एनालिसिस करती है और फिर आगे रिपोर्ट सबमिट करती है। तो ज़रूरी है कि आप केवल अडॉप्शन के समय ही व्यवस्था को ना बनाएं, उसके बाद भी हर एक चीज़ व्यवस्थित रखें, ताकि बच्चों का जो आने वाला जीवन है वो सब चीज़ें ठीक रहें। क्लियर है बात सारी? तो इसी से जुड़े हुए हैं कुछ कानून, जिन कानूनों के तहत कोई परिवार या संस्था हमारे देश के अंदर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए, जो पुरानी व्यवस्था है वह 1956 से चली आ रही है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि धार्मिक है, क्योंकि हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के बच्चों के लिए ही है, मान्य है और धर्म अनुसार ही इसमें अडॉप्शन किया जाता है। इसके कुछ विशेष नियम हैं, जैसे कि यह एक 15 साल तक के व्यक्ति को ही बालक मानता है, बच्चा मानता है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि आप एक ही बच्चा एक जेंडर से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको जेंडर चेंज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लड़के लड़के अडॉप्ट करेंगे, लड़के अडॉप्ट करेंगे तो लड़की को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, लड़की को अडॉप्ट कर रहे हैं तो बाद में आप लड़के को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये व्यवस्था है इसके अंदर। क्लियर है बात सारी की सारी? लेकिन हमारे देश में एक और परिवर्तन हुआ। ठीक है, जो परिवर्तन हुआ वह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के माध्यम से हुआ। पहले इसको 2000 के रूप में जाना जाता था। अधिकांश लोग जो बाकी काम करते हैं या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन CARA है, वो इस अधिनियम के अनुरूप काम करता है। यह अधिनियम 18 साल तक के व्यक्ति को बालक मानता है। इसके तहत आप 3 बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो 3 बच्चे आप अडॉप्ट करेंगे वो आप जेंडर न्यूट्रल होकर अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक मेल होना ज़रूरी, एक फीमेल होना ज़रूरी, नहीं। आपको ठीक लगता है तीनों बॉय हो जाएंगे, मन है तीनों गर्ल ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये इसके अंदर व्यवस्था की गई है। आज के समय में हमारे देश में किशोरों की सुरक्षा के लिए जो मुख्य कानून है वो यही है। इसमें सिर्फ अडॉप्शन का ही प्रोसेस नहीं है, बल्कि अगर कभी उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो उन सब के लिए भी यही अधिनियम आगे आता है और जिम्मेदारी लेता है। तो इसमें 2015 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। रीज़न क्या था कि 2011 में जब CARA काम कर रहा था ना इसके तहत, तो उस स्थिति में देखा गया कि त्रुटियां बहुत हैं, प्रोसेस स्लो है और बच्चों को उनका घर नहीं मिल पा रहा ठीक से, जिस वजह से ज़रूरी था कि सुधार हो। तो सुधार किए गए। गोद लेने की जो प्रक्रिया थी, प्रणाली थी, उसमें सुधार किया गया, चीज़ों को सुधारा गया और पारदर्शिता लाई गई, दक्षता बढ़ाई गई, साथ साथ जो प्रक्रिया थी उसको एक सुव्यवस्थित रूप दिया गया। वहीं 2015 में ही एक दिशा निर्देश जारी किया गया और पूरी व्यवस्था को इंटरनेट पर जोड़ दिया गया। आज के समय में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो इंटरनेट पर अप्लाई कर सकता है और पूरा प्रोसेस वहीं से ही ट्रैक कर भी सकता है। क्लियर है इतनी बात सारी की सारी? हमारे देश के अंदर अंतर्देशीय गोद लेने की व्यवस्था भी है, यानी कि हम इंटरनेशनल अडॉप्शन को भी फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हैंग कन्वेंशन के ऊपर हस्ताक्षर किए हुए हैं, उसको रेटिफाइड भी किया हुआ है इसी वजह से। तो ये जो कानून है, इन कानूनों को भी याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कहीं बात हो तो लिख देंगे, आपको और अधिक अंक मिलेंगे और एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि बच्चा पढ़ा लिखा समझदार है और करंट अफेयर से अपडेट भी रहता है। क्लियर है बात?
और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारे मामले आते जाते रहते हैं, हम लोग रेगुलरली पढ़ते हैं, और इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि देश की व्यवस्था को ठीक से कैसे चलाया जाना है आप बातें करें। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाया गया है, ठीक है, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, हैंग कन्वेंशन तैयार किया गया था। इसका पूरा नाम है बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हैंग कन्वेंशन। इसी में बात की गई थी कि इंटरनेशनल अडॉप्शन को बढ़ावा दिया जाए, तो भारत ने पहले इस पर साइन किए, फिर 2003 में इसको रेटिफाइड भी कर दिया गया। आज के समय में पूरा पालन भी किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका सिर्फ इतना है कि एक बच्चे को स्थायी परिवार मिल जाए। किसी को चाहिए कि वह भारतीय बच्चे को अडॉप्ट करे, विदेश में उसका पालन पोषण करे, तो आप इसके तहत सारा काम कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के अपहरण को रोकना। हम बहुत बार देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं और दूसरे देश में ले जाकर इनको बेचा जाता है। तो अब ये जो पूरा का पूरा कन्वेंशन है, यह चीज़ों को समझता जानता है और सभी देश इसके अनुरूप मिलजुल के काम करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकते हैं, बच्चों की बेच खरीद को रोकते हैं, साथ साथ उनकी तस्करी को रोकते हैं। यह सब काम इसी कन्वेंशन के तहत होता है। हालांकि आज के समय में अगर हम चीज़ों को नोटिस करें तो CARA के सामने बहुत सारी चुनौतियां यथावत बनी हुई हैं, और उन्हीं चुनौतियों की वजह से आज के समय में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाई है। कहा है कि चीज़ों को ज़रूरी है कि आप ईज करो, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, और जितना स्लो प्रोसेस है यह ऐसे चलेगा। तो चुनौतियाँ क्या क्या इसके सामने है? पहली बात तो यह बच्चों को सुरक्षा जाल में नहीं ला पा रहा। बच्चे हमारे देश में बिखरे हुए हैं अलग अलग। एक तो पहली बात, देश भी बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अगर हम आंकड़ों को समझें तो कोविड के बाद से ना सिचुएशन बदल गई है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स एक्सपायर कर गए हैं, जिस वजह से संख्या बढ़ गई है ऑर्फन चिल्ड्रंस की हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो वही सब मामला यहाँ पर आता है। तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राधिकरण है, यह बच्चों को संभालने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। इसको नहीं पता कि पूरे देश में कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ पर है, कैसी स्थिति में। तो पहली जिम्मेदारी इसके पास यही है कि आप बच्चों को एक प्रोटोकॉल में लाएं। हमारे पास एक अच्छा खासा डाटा होना चाहिए और हम उसको विश्वास दिलाएंगे बच्चे को। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे अनाथ के रूप में बाहर रहते हैं, गलत चीज़ें बहुत सारी आप सभी जानते हैं आज के समय में, तो उनमें भी पड़ जाते हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उनसे गलत काम करवाते हैं, जैसे कि भीख मांगना या कुछ और गलत काम करवाना, चोरी करवाना वगैरह वगैरह, तो ये सब काम करवाते हैं। तो पहली ज़रूरी जिम्मेदारी है कि भाई बच्चे को सुरक्षा जाल में लाया जाए, जो कि पूरी तरह से अभी सफल नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा जाल में लाने के बाद उनको स्वतंत्र घोषित कराना है, ठीक है। कई बार होता है कि अलग अलग लोग क्लेम करते हैं कि मेरा भाई है, उनसे गलत काम करवाते हैं। तो पहली एक जिम्मेदारी यह भी है कि उनसे मुक्त कराना और स्वतंत्र घोषित करना, उनको एक अच्छा वातावरण देना, उनको समझाना कि तुम्हें एक अच्छा परिवार जल्द मिलेगा, बट तब तक के लिए थोड़ी तसल्ली करनी होगी। ये बात बच्चों को समझानी ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों को वास्तव में गोद लिया जाए, यह निर्धारण भी इसी के पास है। ये एक बड़ी चुनौती है। हम देखते हैं कि बहुत बार बच्चों को गोद ले लिया जाता है, कहा जाता है पालन पोषण करेंगे, पढ़ाएंगे, बट बाद में पता चलता है कि पालन पोषण नहीं, घर का काम कराना था, अपने बच्चे संभलवाने थे, अपनी गाड़ियाँ साफ करवानी थी। बहुत सारी जगह दिखाया गया, ऐसे केस भी बहुत अधिक आए हैं। तो उन बच्चों का अडॉप्शन के बाद गलत इस्तेमाल ना हो, उनसे गलत काम नहीं करवाया जाए, या अपने उपयोग के लिए ही अडॉप्शन ना हो, ये हर एक चीज़ संभालना इसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसी भी चुनौतियाँ बनी हुई है सबके सामने, जिससे निपटना ज़रूरी है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो यही था हमारी आज की पूरी वीडियो का सार, और एक प्रश्न जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अब उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए, जान गए, तो जल्दी से आंसर भी कमेंट आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही, अगली वीडियो में मिलकर कुछ नई बातें हम लोग करेंगे, पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि आज के लिए विदा दीजिए। अच्छा, आंसर भी बताना है, तो देखिए आज की जो वीडियो है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, कुछ बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ऐसे ही पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। सोशल इश्यूज़ को खास तौर पे अपने सिस्टम में नोट डाउन करते रहिए। विदा दीजिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।